नमस्कार, स्वागत है आपका एमडी टॉक शो में और मैं हूं आपके साथ रोज कुशवाहा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में दर्द तो नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज शरीर के दिल, किडनी, लिवर, आंख, कान और हर पार्ट को डैमेज कर देती है। आज डायबिटीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव जी, जिससे हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, किन लोगों को हो जाता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे कि डायबिटीज क्या है और ये कैसे हो जाती है किसी को भी। धन्यवाद सबसे पहले रोज जी को, जो आज हमको इन्होंने यहाँ पे बुलाया और डायबिटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। ये जिनके घरों में, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो कहीं न कहीं जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है जो हमें डायबिटीज़ के तरफ ले जाता है। अगर हमारा खान-पान गड़बड़ है, हमारी जो शारीरिक फिज़िकल एक्टिविटी है, वो नहीं हो रही है, जो कि आजकल आप बच्चों में देख रहे हैं, सब मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारी रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हाई हो जाती है, तो उसे हम डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं। हमने अपनी खाली पेट शुगर टेस्ट की, अगर वो हमारी 126 से ऊपर है, खाने के 2 घंटे बाद वाली हमारी 200 के ऊपर है। हमारा जो तीसरा मापदंड होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, ये 6.5 के ऊपर है। तो उन सभी लोगों को, मैं उन्हें पेशेंट नहीं बोल रही हूँ, उन सभी लोगों को हम डायबिटीज़ लेबल करते हैं। और ये एक जटिल समस्या है क्योंकि पता ही नहीं चलता है, क्रॉनिक होता है। और जितना डायबिटीज़ खतरनाक है, उससे एक और सिचुएशन है जब शुगर इतनी नहीं पहुंचती, इससे कम रहती है पर फिर भी नॉर्मल से अबव रेंज में है, उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और वो धीरे 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 प्री डायबिटीज़ कन्वर्ट होती है डायबिटीज़ में। हमारे जो जिनका भी वजन अधिक है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर की ज़्यादा समस्या है, उनमें ये प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो उनको अपना रक्त शर्करा की जांच अगर नहीं है, तो भी उसकी जांच नियमित तौर पे साल भर में या 2 साल में कराते रहना चाहिए। मैम, ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें कोई सिम्टम्स का पता नहीं चलता है कि अर्ली एज में हो जाता है या लेट से भी होता है कई बार, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कैसे हो गया अचानक से। तो कैसे पता लगा है इस बारे में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक साइलेंट किलर है। इसके सबसे कॉमन सिम्पटम है कि एसिम्प्टोमेटिक रहती है, इसके कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों में कभी कोई अपनी आँख खुलवाने गया तो शुगर डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला, तो उसको शुगर निकल आई। किसी को कुछ चर्म रोग हो रहा होता है और उसमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कोई ऐसे लक्षण लगते हैं, तो वो चर्म रोग की दवा वो शुगर की दवाई की जाँच कर देते हैं। इसी तरीके से क्योंकि सिम्पटम है नहीं, तो ज़्यादातर शुगर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लक्षण नहीं होते हैं, जो टिपिकल शुगर के सिम्पटम्स होते हैं, डायबिटीज़ के सिम्पटम होते हैं मधुमेह के, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब होना, इसको हम पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया कहते हैं। भूख, पेशाब, मुँह सूखना, ये ज़्यादा सिम्पटम हो सकते हैं। अगर ये आपको लक्षण मिल रहे हैं, तो आपको कम से कम शुगर की टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए। या हमारा घाव, पहले जब बोला जाता था हमारा घाव सूख नहीं रहा होता है, या हमारे पूरे शरीर में अत्यधिक खुजली या जो डर्मेटाइटिस के सिम्पटम्स होते हैं नहीं ठीक हो रहे होते हैं, तो भी हमें शुगर की संभावना हो सकती है। जल्दी आँखों के नंबरों में चेंज होना भी एक सांकेतिक सिम्पटम हो सकता है कि हम शुगर का टेस्ट कराएं। और फिर भी अगर आपके पास कोई लक्षण नहीं है, तो 35 इयर्स के बाद, 35 साल की एज के बाद हमें शुगर की जांच साल भर में करा ही लेनी चाहिए, बिना सिम्पटम के होते हुए भी। मैम,
क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और हम अपनी डेली रूटीन में क्या चेंजेस, डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे इससे बचा जा सके, या अगर हो गया है तो फिर ठीक हो सके? चलिए, अभी हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इस पे ही ज़ोर दें, तो अभी हमने आपको बताया जो प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन है, वो डायबिटीज़ में परिवर्तित कम हो, या किसी को मोटापा है, वज़न है, ओबेसिटी है, और क्योंकि आगे चल के ये शुगर में परिवर्तित होगा, तो अगर हम इसी स्थिति पे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें या कुछ इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करें, बचाव करें, तो हमें बेहतर होगा। तो एक नियमितता होनी चाहिए। शुगर की समस्या एक नियमितता की है। हमारी डाइटरी जो हैबिट्स होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। जैसे हम पहले के ज़माने में हम लोग घर का खाना खाते थे, एक पोर्शन्ड मील खाते थे। हमारी एक अगर थाली सिस्टम है, हम सब्जी है, सलाद है, दही है, प्रोटीन पोर्शन है और अमाउंट ऑफ रोटी चावल एक मिनिमल है। तो अगर हम एक कंप्लीट थाली प्लेट में लेके खाते हैं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, और रेगुलर आधा घंटा सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इस बड़ी जो एपिडेमिक आ रही है डायबिटीज़ की और प्री डायबिटीज़ की, उससे हमें बचाव मिल सकता है। ज़्यादातर अभी जो चेंज हमारे लाइफ़स्टाइल में आया है कि हम लोग घर पे ही खाना नहीं बनाना चाहते हैं। सब टेक अवे और ऑर्डर बाहर जल्दी करते हैं। स्विगी का ज़माना है, बच्चे भी वही करते हैं। दिन मतलब फिज़िकल एक्टिविटी भी मिनिमल हो गई है। टैबलेट और फ़ोन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए। तो इससे हमारा जो खान-पान की नियमितता थी वो बिगड़ गई है। हमको खाना अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाता है, कुकिंग नहीं करनी पड़ती है, और हम जो भी खाते हैं, जो पैकेज्ड फूड्स खाते हैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स रहता है और हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहता है। तो हमें उससे अवॉइड करना है। सिंपल सी चीज़ है, हमें अपना घर का बना हुआ राइट अमाउंट, राइट पोर्शन बहुत ज़रूरी है, और राइट टाइमिंग पे खाना है। ये जो रात में बच्चे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मंचिंग करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वो बहुत बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। वो सारे लाइफ मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वज़न है, इन सभी समस्याओं की समस्या करता है। तो हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है, क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखना है और कब खाना है। तो अगर हम उतना ध्यान रखें और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे हम वॉक करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलें, चाहे योगा करें, साथ में थोड़ा-सा मसल की भी एक्सरसाइज कर लें। जैसे 30 या 40 में हम देखते हैं कि मांसपेशियाँ गलने लगती हैं, स्पेशली शुगर के मरीजों में। हम इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। तो इसके लिए हमें मसल ट्रेनिंग करनी है। थोड़ी-सी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती हैं, रस्सी कूदना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बैंड्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग के लिए हम ये डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि घर में भी कर सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे से शुगर का नियंत्रण भी कर सकते हैं और शुगर का प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। ओके मैम। तो मैम अभी जैसे आप बता रही थी कि हम पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड या फिर प्रोसेस फूड। ऑर्डर कर लेते हैं, स्विगी, ज़ोमैटो कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर आजकल के जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को काफ़ी मिल जाता है। आजकल तो छोटे बच्चे हों या बड़े एज का कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम? आपने बहुत आज की बर्निंग प्रॉब्लम पे ध्यान दिया, चाइल्डहुड ओबेसिटी। बच्चों में आपने रीज़न तो बता दिया, खान-पान, और अब तो कहीं ग्राउंड ही नहीं है खेलने जाने के लिए, या टाइम ही नहीं है, बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी डाइटरी सब जो हम खा रहे हैं, हाई कार्ब चीज़ें हैं, हाई फैट वाली चीज़ें, और एक्सरसाइज़ लैक हो रही है। तो उसकी वजह से वज़न ज़्यादा हो रहा है। तो पहले जब हम डायबिटीज़ पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो हम लोग कहते थे यंग लोगों में जो डायबिटीज़ होती है, जो बच्चों में देखने मिलती है, वो सुई वाली डायबिटीज़ होती है। उसे हम टाइप 1 कहते थे, जिसमें इंसुलिन शरीर में होता ही नहीं है। वो बच्चे अभी भी होते हैं, उनको ज़िंदगी भर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है।
2 बार 4 बार और हर मील के पहले। और उनके शरीर में पेनक्रियाज में डिफेक्ट होता है कि वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता है। ये तो 1% या 2% बच्चे होते हैं और वो इंसुलिन पे मेंटेन करते हैं। यूजली वो लीन एंड थिन होते हैं, इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। और आज जो आपका सवाल है डायबिटीज इन यंग, यानी कि जो आजकल बच्चे हैं जिनका वेट ज़्यादा हो रहा है और अर्ली ऑनसेट उन्हें डायबिटीज़ मिल रही है, टाइप 2, जो हम और आप जिसके बारे में, जिसके विषय को डायबिटीज़ मेलिटस बात कर रहे हैं, जो कि मोटापे, खान पान की गड़बड़ी, फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से होती है। और बच्चों में इवन 14, 15, 16 साल के बच्चों में भी ये वाली डायबिटीज़ आ रही है। ये दवाई से कंट्रोल हो सकती है। और अगर हम वजन कम कराएं तो वजन कम होने से भी शुगर हमारी कम हो सकती है और कई बार हम बिना दवा के भी रह सकते हैं। डायबिटीज़ हम रेमिशन में भी कर सकते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से एक अनुरोध है, माताओं से अनुरोध है, बच्चों को घर का खाना खिलाएं और खूब कसरत कराएं। बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई से तो है ही ज़रूरी, पर अगर सेहत की बात करें तो ये एक समस्या अर्ली एजेस में मिल रही है। डायबिटीज़ की समस्या हमारे बच्चों में देख रहे हैं, चाइल्ड में या चाइल्डहुड ओबेसिटी, वजन की समस्या आ रही है। और इन सब से लड़कियों में स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर मिलने लगा है, ये जिससे इनफर्टिलिटी, आगे चल के डायबिटीज़ होने की भी संभावना हो जाती है। तो ये बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है, ये सतर्क होने का आगाज़ है। मैम फिलहाल में 2 सवाल हैं आपसे। पहला तो ये कि आपने बोला महिलाओं के बारे में आपने स्पेसिफाई किया, तो महिलाओं में और पुरुषों में क्या डिफरेंसेस होते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं या किस परसेंटाइल में ये होता है महिलाओं और पुरुषों में? और दूसरा ये कि दवाइयों की अगर हम बात करें तो आपने बोला कि खाने से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जिंदगी भर दवा करनी पड़ती है, एक बार शुरू हो गया तो कभी बंद नहीं कर सकते। जी हाँ जी। आपके पहली तो दवा पे आ जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे देखिए ये बीमारी है, हमारी जो पेनक्रियाज होती है वहाँ पे ये इंसुलिन बनती है। तो ज़्यादातर इंसुलिन टाइप 2 की हम बात करें तो इंसुलिन तो शरीर में है, पर वो काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो हमारी मांसपेशियां हैं वहाँ पे वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आप बोलिए दरवाज़ा है, शुगर खड़ा है पर वो घुस नहीं पा रहा है, यूटिलाइज नहीं करा पा रहा है उस शुगर को, जो नॉर्मल मरीजों में हो जाती है। तो अगर हम एक्सरसाइज करें, ये एक सबसे पोटेंट इंसुलिन सेंसिटाइजर है, तो वो हेल्प होती है। तो जब हमें शुगर डिटेक्ट होती है तो जो हमारे पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं वो 80% तक डिफिशिएंट हो चुके होते हैं। तो दवाइयाँ जो हैं कुछ पेनक्रियाज पे एक्ट करती हैं, कुछ लीवर पे एक्ट करती हैं। लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है डायबिटीज़ का, वो भी डायबिटीज़ में शुगर को बढ़ाता है। तो हमें जो दवाइयाँ उस पर भी काम करती हैं। आजकल जो नई दवाइयाँ आ रही हैं वो इंटेस्टाइन पे भी काम कर रही हैं कि शुगर को निकालना है, किडनी पे भी काम कर रही हैं और उसके थ्रू निकालना है। शुरुआत में हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं, महीना भर 3 महीना। जब ज़रूरत होती है तो जो सबसे पहली दवाई होती है मेटफॉर्मिन, हम उसको शुरू करते हैं। और नई दवाइयाँ भी जो मैंने बताई वो भी आई हैं, तो ये वजन में भी कमी करती हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी कमी करती हैं। ग्लिफोसिन्स है, उससे भी हमारी शुगर शर्करा में कंट्रोल आता है। पर अगर हमारा खान पान गड़बड़ है, हमारा वजन बढ़ रहा है, तो हो सकता है इतनी दवा से कंट्रोल ना हो और हमें और दवाइयों की ज़रूरत पड़े। और जैसे जैसे डायबिटीज़ पुरानी होती जाती है, वो जीर्ण होती जाती है, उतनी दवाइयों से कंट्रोल मुश्किल होता है और दवा से वापस आना मुश्किल होता है। पर जीभ अगर खत्म बंद नहीं की जा सकती तो बिल्कुल कंट्रोल तो मिनिमम दवा पे की ही जा सकती है। शुरुआत में अगर हम चाहें, अगर हम अपने शरीर का 15% वजन कम कर लें तो हम कुछ समय तक वर्ड कर रही हूँ मैं, जिसमें हम डायबिटीज़ बिना दवा के रख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे समय बीतता है,
बीमारी बढ़ती है तो दवाइयों से हम कंट्रोल तब भी रख सकते हैं। दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, ये सब फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, सब सेफ हैं। कोई इनका डायबिटीज़ से की कॉम्प्लिकेशंस पे कोई असर नहीं है। पर अगर हम दवाइयाँ नहीं लेते या हमारी शुगर किसी भी हाल में अगर कंट्रोल नहीं होती है तो हमारी आँख पे असर, हमारे गुर्दे पे असर, हमारे हार्ट पे असर, हमारी नसों पे असर 100% होता है। तो हमें शुगर को कंट्रोल करना और इनके व्याधियों से बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल था महिलाओं का और पुरुषों का। तो ऐसा नहीं है ये कोई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो, ये बीमारियां दोनों को बराबर ही सतह से करती हैं। अलग अलग वजन जो हमारा है वो थोड़ा पैटर्न अलग है। आदमियों में अगर आप देखते हैं पेट के सामने वाली सूजन ज़्यादा होती है और लेडीज़ में जो वेट गेन होता है वो हिप्स में ज़्यादा होता है। तो अगर हम बीमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जो लीवर में सूजन है, जो पेट में सूजन है, वो डायरेक्टली लिवर में जाके बैठती है और वो बहुत खतरनाक है। फैटी लिवर भी करा रही है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिजीजेस भी करा रही है, शुगर भी करा रही है। तो आदमियों में तो अगर जिनका वजन ज़्यादा है, जिनका पेट निकला हुआ है, उनके लिए तो समस्या है ही। लेडीज़ में कम है, लेकिन वेट अगर ज़्यादा हो रहा है, लेडीज़ में यूजुअली कहते हैं जब तक हमारा महीना आ रहा है, जब तक हमारे शरीर में हार्मोन सही है, तब तक हमें हार्ट की समस्याएं, शुगर की समस्याएं कम देखने को मिलती हैं। पर अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, खान पान बहुत गड़बड़ है, तो एक्सरसाइज नहीं है। तो अब डायबिटीज़ जैसी समस्या हमें जल्दी लोगों को में भी देखने को मिल रही हैं। और दिक्कत क्या है, औरतों में चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से होती हैं, उतने लक्षण लेके नहीं आती हैं। बहुत ही मतलब अगर फीमेल्स को समस्याएं हैं, सिम्टम्स में भी बहुत हल्के हों, पर अगर डायबिटिक हैं और हार्ट में समस्या है, ज़रूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि कई बार ईसीजी में भी चेंजेस नहीं आते हैं। औरतों की शारीरिक बनावट थोड़ी डिफरेंट है। दोनों पुरुष और महिलाएं की जो शारीरिक और फिनोटाइपिक जो बनावटें हैं वो अलग अलग हैं, तो बीमारियों की जो कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ी अलग अलग होती हैं और ट्रीटमेंट में भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज के ज़माने में तो कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि जेनेटिक बेसिस रहता है और लाइफस्टाइल की बीमारी है। हम सभी को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। अगर हमारी नियमितता में कमी आए, हमारे खान पान में गड़बड़ आए, शारीरिक व्यायामों में कमी आए, तो डायबिटीज़ तो किसी को नहीं छोड़ता और हम डायबिटीज़ कैपिटल बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारे सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप अपने पूरे दिनचर्या में से कोई भी समय निकालें, सुबह, दोपहर, शाम, जूता पहने, वॉक करने जाएं। एक आजकल हर पार्क के पास मशीन्स लगी हैं, उन मशीन से ट्रेनिंग कर लें और सही तरीके से खाएं। रात का खाना अगर हम सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएं, सेहत में कोई कमी नहीं आएगी। हम इन बीमारियों से बचाव भी कर सकेंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे। मैम, अगर कोई डायबिटिक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें क्या समस्याएं आती हैं और बच्चे को क्या समस्या हो जाती है अगर बच्चा किसी डायबिटिक महिला से जन्म लेता है? अगर किसी को पहले से ही डायबिटीज़ है तो सबसे पहले हम लोग उनको ये सलाह देते हैं कि जब भी वो कंसेप्शन करें उनका शुगर एकदम कंट्रोल रहे। शुगर अगर हमारा HbA1c 6.5 से नीचे रहेगा तो बिल्कुल वो प्रेगनेंसी कर सकती हैं। और जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो नहीं प्रेगनेंसी में सेफ हों, तो हम लोग ज़्यादातर मेटफॉर्मिन, जो कि ज़्यादातर लोग लेते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं। और इंसुलिन सबसे सेफ है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हमारा शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, टाइट कंट्रोल होना चाहिए। जो नॉर्मल हम कंट्रोल बता रहे थे उससे भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि खाली पेट शुगर हमारी 95 के आसपास हो, खाने के 2 घंटे बाद वाली 120 पे हो। तो अगर इतनी रक्त शर्करा रहेगी तो बच्चे में जाने की संभावना कम रहेगी, और अगर वहाँ पे प्लेसेंटा से वो क्रॉस नहीं करेगा तो बच्चों के ऑर्गन्स बड़े नहीं होंगे और उनके पेनक्रियास पे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर अच्छे से शुगर कंट्रोल करते हैं प्रेगनेंसी में, दवाई से या इंसुलिन से और रेगुलर खान पान से, जिसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं, और रेगुलर थोड़ा बहुत अपना टहल लें, तो हम
बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी और बच्चा दोनों सेफ होता है। पर किसी कारणवश अगर हमारा शुगर नहीं कंट्रोल हो पाता है तो बच्चे में भी समस्याएं होती हैं। डिलीवरी के समय बच्चे की साइज बड़ी हो जाती है, बड़ा बच्चा पैदा होता है और आगे चलकर माँ शिशु दोनों को डायबिटीज होने की संभावना होती है। जो मदर तो डायबिटिक है ही और बच्चा भी जब होता है, जब वो अडल्टहुड की तरफ जाता है तो उसे भी डायबिटीज और मोटापा होने की समस्या होती है। यह तो उन औरतों की बात हुई जिनको डायबिटीज पता है और उनका बच्चा होता है। एक समूह ऐसी हैं कि जो प्रेगनेंसी से पहले कभी डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पेट में आता है शरीर के हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं और इंसुलिन में रेजिस्टेंस दिखने लगता है। उनको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं कि प्रेगनेंसी में पहली बार डिटेक्ट होता है शुगर। इलाज तो यही है, दवाइयाँ तो इंसुलिन ही सबसे सेफ है, पर इस हमें रेगुलर शुगर टाइट कंट्रोल करना है, माँ की मॉनिटरिंग करनी है। जब शिशु पैदा हो तो शिशु की भी शुगर की मॉनिटरिंग दोनों स्टेजेस में करनी है और माँ हो सकता है जब डिलीवरी हो जाए तो माँ का शुगर कम हो जाता है, लेकिन आगे जाके माँ को भी शुगर होने की समस्या होती है और शिशु को भी समस्या होती है बड़े होके डायबिटीज होने की। तो इसीलिए हर प्रेगनेंसी में जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है एक थायराइड की जांच और एक शुगर की जांच 2 घंटे 75 ग्राम ग्लूकोज पे लाके जांच की जाती है। इससे हमें शुगर की समस्या आगे होने का आभास हो सकता है और हम उसका जल्द से जल्द प्रेगनेंसी पे देख सकते हैं। मैम, जैसे कि आप बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम करवाती रहती हैं, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि डायबिटीज की कोई वैक्सीन आने वाली है? जैसे कि आज रशिया क्लेम करता है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन इजाद कर लिया है, तो ऐसा ही कुछ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का कार्य नहीं चल रहा है डायबिटीज़ में, अभी कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और अगर हमारा जो खान-पान और वो रहेगा टाइप 2 में, तो वो हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन एक प्रिवेंटिव स्टेज की बीमारी होती है। टाइप 1 में भी कुछ वैक्सीन्स की फेजेस ट्रायल्स चल रहे हैं जो अर्ली स्टेजेस में हैं, जो बोले कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं या हमारे एनिमल मॉडल पे अभी कर लिए जा रहे हैं। जब तक वो ऐसा आए, टाइप 1 में तो क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, पेनक्रियास के लेवल पे होते हैं, तो उस पे हो रहे हैं। और टाइप 2 में भी कोई रिसर्चेस चल रही हैं कि वैक्सीन्स की स्टडी हो रही, पर अभी कोई भी स्टडी उस लेवल तक नहीं आई है जो ये अभी हमको कोई होप दे कि कोई ऐसी वैक्सीन आए। वैक्सीन वो तत्व होते हैं जिनको हम लगा लें तो प्रिवेंशन हो सकता है। जैसे कैंसर है, HPV की वैक्सीन बच्चों में लगा दीजिए या सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स में लगा दीजिए तो इन्फेक्शन कम होते हैं और ये वायरस जाके आगे जाके कैंसर नहीं कराएं। तो अभी ये काफ़ी लंबा समय है तय करने का कि हम इसके प्रिवेंशन में कुछ बात कर पाए, पर बिल्कुल शोध हो रही हैं, स्टडीज़ हो रही हैं। अगर कुछ आगे ऐसे आता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना ही है कि हम जो हमारा जो पद्धति था, एक डिसिप्लिन मानी जाती थी हमारी इंडियन जो हम लोग भारतीय मूल के लोग हैं कि डिसिप्लिन होते हैं खान-पान में, एक्सरसाइज में, योग में। अगर हम वही चीज़ अपना लें, वेस्टर्नाइजेशन को ना देखें, तो हम काफ़ी हद तक इस समस्या से बच सकते हैं। वैक्सीन के अलावा अगर हम बात करें कोई नई तकनीक या कोई नया तरीका जो इलाज में इवेंट हुआ है, पहले से क्या नए चेंजेस आए? जी, जैसे हमने बताया डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में होती है, तो टेक्नोलॉजी तो सभी चीज़ों में आ गई है, डायबिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा आ गई। तो अभी अगर ये जो बच्चे हैं
इनमें अभी हमें 4 बार कम से कम इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो अभी नए उसमें ये है कि और हर बार प्रिक करना पड़ता है। शुगर टेस्ट करने के लिए एक बूंद सैंपल लेना पड़ता है और मशीन से देखते हैं। तो हमारे सभी मरीज अपने घर पे शुगर टेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2। अब जो नया एडवेंट आया है, कुछ सालों से आया है कि हम यहाँ पे अपना एक चिप जैसी होती है उसको लगा देते हैं, तो वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर होता है, तो हमें बार बार प्रिक नहीं करना होता। वो जो मॉनिटर लग जाता है वो इंटरस्टिशियल ब्लड में शुगर मॉनिटर करता रहता है। हमारे सारे फोन्स इक्विप्ड होते हैं, हम उससे रीड करके और किसी भी समय की शुगर पता कर सकते हैं, तो प्रिकिंग कम हो जाती है। और उससे हमें पता चलता है हम जो खा रहे हैं, हमने केला खाया, केला से मेरी शुगर इतनी बढ़ गई, आज मैंने 1 रोटी खाई मेरी शुगर इतनी हो गई, आज मैंने 2 रोटी खाई तो मेरा शुगर इतना बढ़ गया। तो एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो हम 14 दिन की शुगर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो हम जांच कर सकते हैं। और इन बच्चों में क्योंकि ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है, काफ़ी बार लेनी पड़ती, इनके शरीर में इंसुलिन तो है ही नहीं, तो इन बच्चों में एक क्या बोलते हैं, इंसुलिन पंप आता है। ये एक पंप लगा दिया जाता है, बॉडी में फिट कर दिया जाता है और रीडर से हम रीड करते रहते हैं। तो ये प्रोग्राम्ड होता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। हमारे को इतनी बेसल इंसुलिन देनी है, तो 10 यूनिट आपकी शुगर के हिसाब से वो दे देगा। और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, स्टेज 4-5 पे है, तो वो अपने आप ही वो शुगर मॉनिटर करके एडजस्ट करके भी अप डाउन कर सकता है। तो ये कई बार इसको जो क्लोज लूप को हम आर्टिफिशियल पेनक्रियाज भी कहते हैं। तो एडवेंट तो बहुत अच्छा हो गया है कि शुगर अपने से मशीन को अगर हमने वो दे दिया है, कमांड दे दिया है, एल्गोरिथम दे दी है, वो अपने हिसाब से शुगर टेस्ट करता है, शुगर नाप कितना यूनिट इंसुलिन लगाता है वो पंप कर देता है। तो आप चार्टिंग कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं, पर आपका एक शरीर में लूप है जो कि शुगर को अपने आप कंट्रोल कर रहा है। आप खेलने गए, आपने कुछ खा लिया, उसके हिसाब से शुगर वो एडजस्ट करके दे देगा। तो बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही हैं टेस्टिंग के लिए, क्या बोलते हैं। और तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, पेनक्रियाज में भी होते हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि अगर टाइप 1 के बच्चों में हम इस बीटा सेल ट्रांसप्लांटेशन करते तो जो ये लाइलाज बीमारी है, हो सकता है ये भी मतलब और एडवांसमेंट होंगे तो लोगों तक पहुंचेगा। अभी तो लैब्स में है, कुछ लोगों में है, अवेलेबिलिटी मतलब बड़े कंट्रीज में है। कोई चीज़ सक्सेस हो जाएगी तो फिर वो जनमानस के लिए भी उपलब्धता होगी। तो ये हमारे फ्यूचर एडवांसमेंट्स हैं और इससे हमें कुछ आगे चल के बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मैम अगर बात करते चले दवाइयों की, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसे में आजकल एक नई तरीके की दवा जिसे जेनरिक दवाई भी कहा जाता है, तो क्या वो किसी तरीके से नुकसानदेह है या हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली डायबिटीज में या फिर और भी किसी रोग में हम कर सकते हैं या नहीं? जी, क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये थायराइड है, ये हमारी क्रॉनिक बीमारियां हैं और हमारे पास जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं उसके जेनेरिक यानी कि जो कंपाउंड नेम है वो अवेलेबल भी हैं और क्वाइट सेफ भी हैं। तो अगर कॉस्ट देखिए, जो दूसरी अवेलेबल होती हैं ये सब ब्रांड्स होते हैं। अगर हमारी जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं ये बिल्कुल इक्वली इफ़ेक्टिव हैं और काफ़ी सेफ हैं। हम अपने मरीजों से सभी से कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल दवाइयों को यूज़ कीजिए और काफ़ी सेफ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव है। पर कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए दवा रुक जाने का। आप बिल्कुल इनको यूज़ कर सकते हैं, पर दवा ज़रूर लें कि हमारी शुगर कंट्रोल हो। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो आपके डॉक्टर आपकी शुगर को दवाइयों को कम भी कर सकते हैं, मिनिमम पे भी कर सकते हैं, खान-पान के साथ और एक्सरसाइज के साथ। तो बस दवा अगर दी गई है तो लेना ज़रूर है। वो कोई भी दवाइयाँ आप ले सकते हैं, सब अच्छी हैं।
सब अच्छी जगह से आप ले रहे हैं, सही कंपाउंड ले रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। सब में नाम लिखा है, देखिए जो भी दवा मिल रही है उस पे भी नाम लिखा हुआ है दवा का, अमाउंट, पोटेंसी दी हुई है। अगर वो कोई खुली तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पैक्ड है, तो और सही सोर्स से मिल रही हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज से मिल रही हैं, तो बिल्कुल ही सेफ है और इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। अंत में बस आप क्या कोई ऐसी बात बताना चाहेंगी या कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगी जो हमने आपसे पूछते हुए हम भूल गए या कोई सवाल रह गया हो? नहीं, आपने काफ़ी मंथन किया शुगर के बारे में, पर मैं बार-बार भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ आज 11 लोगों में एक में अगर हम देखते हैं तो 1 को हो रही है, ये कम्युनिटी लेवल पे है और इसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। खान-पान और एक्सरसाइज़ की डिफ़ेक्ट की वजह से या अनियमितताओं की वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है और स्ट्रेस भी इसको कोलैबोरेट कर रहा है। हम लोग सब काम में इतने बिज़ी हो गए हैं कि अपने ऊपर समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हमें अभी से बचाव करना है, तो अपने खान-पान का, अपने रहन-सहन का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान देना है। अगर समस्या हो जाती है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अपने चिकित्सक से मिलना है, संपर्क करना है, उसकी बीमारी के बारे में समझना है और भरसक प्रयास करना है। जो भी हल्की दवाइयाँ हैं बिल्कुल उससे कंट्रोल हो सकती है। इंसुलिन भी सेफ है, किसी भी समय यूज़ की जा सकती है, आखिरी तक के लिए नहीं रखना है और जिनको भी हम इंसुलिन देते हैं टाइप 2 में, वो बंद भी की जा सकती है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। एक डायबिटीज़ के मरीज़ों में बहुत शोध हो रहे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो अपना ध्यान सही से रखते हैं, अपनी जाँचें साल-साल भर पे कराते रहते हैं, वो तो 100 इयर्स तक जीते हैं, उनकी लाइफ स्पैन इज़ मच मोर। पर क्योंकि शुगर के मरीजों में हार्ट की और किडनी की फ़ालिश होने की संभावना 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है, तो ध्यान भी हमें 2 से 4 गुना ज़्यादा रखना है। तो बस अपना ध्यान रखिए, नियमित वॉक कीजिए, खुश रहिए, अच्छे से सोइए, भजन कीजिए। इससे आपकी शुगर और शुगर से जनित सारी बीमारियों का हम कुछ ना कुछ कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव जी जिन्होंने हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब दिए और बताया कि हमें डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने चाहिए। ऐसे ही और भी टिप्स और हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।